नमस्कार दोस्तों। मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। 1 और 2 तारीख का जो न्यूज है विजन आईएएस ने आज दिया है, क्योंकि 31 जनवरी को जो 1 तारीख को कोई न्यूज उन्होंने नहीं दिया था। हो सकता है ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी क्रक्स ही मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और ज़्यादा इसमें कुछ डिटेलिंग आज नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, फैक्चुअल बहुत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, पहली बात। दूसरा, ये अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ कर दीजिए, ठीक है। तो आइए अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं। इंडिया सिक्योर्स 4.3 ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेस, मतलब लगभग 14% ग्लोबल जो रेमिटेंसेस है 2024 में, उसको भारत ने सिक्योर किया है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड बैंक कहता है इसको लेकर, ठीक है। और कितना भारत ने कितना कमाया है 2024 में, मतलब भारत में रेमिटेंसेस कितना आया है, 129 बिलियन डॉलर, 129 बिलियन डॉलर, जो कि 2023 में 125 बिलियन डॉलर था। समझ लीजिए कितना ज़्यादा हुआ है इस बार। और भारत पहले नंबर पे है रेमिटेंस फ्लो के मामले में। पहले पे कौन, दूसरे पे कौन है, मैक्सिको, तीसरे पे चाइना, चौथे पे फिलीपींस एंड पांचवे पे पाकिस्तान, ठीक है। रेमिटेंस क्या होता है? जो आपके लोग, यहाँ के जो भारतीय लोग जो बाहर काम करने जाते हैं और कुछ अपने घर जो पैसा भेजते हैं या किसी भी तरीके से जो भी बाहर की कमाई अपने देश में भेजते हैं, उसको रेमिटेंस कहते हैं। आप ये जान गए। और आप देखेंगे कि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर प्रोजेक्टेड टू सर्ज, मतलब कि जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है उसका जो रेमिटेंसेस का जो सर्ज है, लगभग 5.8% का ग्रोथ उसमें देखा गया, ठीक है। भारत भी इसी में आता है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। लगभग कितना, 685 बिलियन डॉलर तक का देखा गया है ये। जो एक और डेटा यहाँ पे दे रखा है, लगभग 18 मिलियन, ठीक है, 1.8 करोड़ आप कह सकते हैं, 18 मिलियन भारतीय जो हैं बाहर रहते हैं। यही सब तो रहते, सबसे ज्यादा कहाँ पे, यूएई में रहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यूएई में रहते हैं। दूसरे नंबर पे यूएसए आता है, ठीक है। और ये किसके रिपोर्ट द्वारा, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के हिसाब से कहता है कि 18 मिलियन इंडियंस जो हैं बाहर रहते हैं। ये इंडियंस हैं, मतलब इनकी नागरिकता भारत की ही है, ठीक है। और बाकी इसमें सब शिफ्ट जो अलग अलग ट्रेंड्स हैं इसमें बताया गया है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। और स्किल्ड एंड स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादा हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल आईटी एंड हेल्थ केयर के लोग हैं। और मतलब कि जो माइग्रेंट है, ठीक है। रेसिपिएंट्स हाउस होल्ड की बात कर रहा है, माइक्रो, इनका सिग्निफिकेंस कहाँ पे है, हाई रेमिटेंस का सिग्निफिकेंस कहाँ पे आता है। हाँ, जो लोगों के पास अपना पैसा आता है यहाँ पे, अब बाहर कोई बेटा अपने घर पे, वो गरीब माँ बाप के पास पैसा भेज रहा है, किसी के पास भेज रहा है, तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड जाहिर सी बात है अच्छा होगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि वो यहाँ भेज रहे हैं तो डॉलर भारत में आ रहा है, तो फॉरेन एक्सचेंज में हमारा सर्च देखने को मिल रहा है, ठीक है। और बहुत सी हमको बाहर किसी से उधार पैसा मांगने की जरूरत नहीं है। बताइए, जितना कमा के लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कमा रही हैं उतना, तो अकेले 120-130 बिलियन डॉलर तो लोग भेज दे रहे हैं कमा के। तो ये हो गया रेमिटेंसेस। अगला टॉपिक देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज किया है एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें नोट कर लीजिए, नोटिंग कर लीजिए। ये जो ग्राउंड वाटर वाला रिपोर्ट बहुत अच्छा, मतलब मेनली इन्वायरमेंट से आता है, और आप इसको यूज भी कर सकते हो अपनी जगह पे। तो फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट एक इंट्रोडक्शन देता है किस चीज़ का, कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताता है कि ग्राउंड क्वालिटी मॉनिटरिंग जो होती है वो एक एक सेम प्रोसीजर सब लोग अपनाइए, किसमें, डेटा कलेक्शन में, एनालिसिस में और इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। तो एक एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता दिया है, इस रिपोर्ट ने दिया है। और एक चीज और भी कह रहा है, स्टेटस बता रहा है ग्राउंड वाटर रिपोर्ट के बारे में, बता रहा है भारत के, इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर। भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर, जो आप जमीन से, जो हैंडपंप से आप बम्बस पानी निकालते हो, उसकी बात कर रहा है ये है लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर है। लगभग दुनिया का 25% ग्लोबल टोटल भारत ही यूज करता है। और जितना हम निकालते हैं पानी, जो एक्सट्रैक्ट करते हैं पानी, जो ग्राउंड से निकालते हैं, उसको 87% यानी 87% हम एग्रीकल्चर सेक्टर में ही यूज कर लेते हैं। हम सिर्फ नल से नहीं, जो आप टुबुल चलाते हैं, जो पानी निकलता है, जो सिंचाई करते हैं खेती की, उसमें भी उसकी भी बात हो रही है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात हो रही है। और लगभग 87% हम खेती में यूज करते हैं, 11% हम डोमेस्टिक सेक्टर में यूज करते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ ग्राउंड वाटर का यूज कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, जान लीजिए। एक बार और बता रहा हूँ, जो बीआईएस स्टैंडर्ड बनाया गया है उसमें 100% ऑफ वाटर सैंपल कहाँ के मैच करते हैं, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मतलब यहाँ का लेवल बहुत ही बेहतर है।
पानी से लेकर उसका जितना भी स्टैंडर्ड सब बहुत बच्चा बेहतर है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। आप सोच लीजिए कि 100% मैच कर रहा है। इरिगेशन सूटेबिलिटी की बात अगर है तो अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे एक्सीलेंट कैटेगरी ऑफ वाटर पाए जाते हैं। किस लिए? इरिगेशन के लिए, पानी की सिंचाई के लिए, खेती की सिंचाई के लिए जो पानी जो अच्छी क्वालिटी की है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा में है। ठीक है, एक्सीलेंट कैटेगरी आप समझ लीजिए। मतलब इसमें लगभग इन पानियों में लगभग हर गुण पाया जाता है और काफी कम कंटेमिनेंट वाटर है ये। ठीक है, इसमें ज्यादा घुलन, कुछ ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर ये नहीं है, इसका मतलब यही है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा जो है etc fall in very high sodium range and are unsuitable for use in irrigation practices। तो गुजरात, हरियाणा और आंध्र प्रदेश ये जो तीन राज्य हैं, इस काफी इसमें हाई सोडियम रेंज, मतलब क्या कहते हैं, इसमें काफी पॉल्यूटेड वाटर है ये, और ये बहुत ही अनसुटेबल है। अगर स्पेसिफिक कंटेमिनेंट्स की बात करते हैं, जैसे एक बार कभी पीसीएस में पूछ लिया था, एक बार यूपीएससी में भी पूछ लिया था इसने, कि मेनली ये इसका जो ये कंटेमिनेंट, जैसे नाइट्रेट का नाम ले लेगा, फ्लोराइड का नाम ले लेगा, यूरेनियम का नाम ले लेगा, आप पूछ लेगा ये मेनली कहाँ पे कंटेमिनेशन इसका मेनली कहाँ पाया जाता है। तो अब इससे आप देखिए, इससे आप आंसर कर ले जाएंगे। जैसे नाइट्रेट मेनली पॉल्यूटेड कहाँ पे है? राजस्थान में है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र में। राजस्थान का जो साउथर्न रीजन का राजस्थान है उसको याद रखिएगा। ठीक है, तो राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। फ्लोराइड का कहाँ पे? हरियाणा, कर्नाटका का है। आर्सेनिक, आप हमेशा यूपी बिहार वाले अगर लोग होंगे तो आप देखते होंगे ना, कहते हैं कि आरओ का पानी पियो नहीं तो आर्सेनिक होता है। तो ये फ्लड प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। और यूरेनियम कहाँ पे? राजस्थान एंड पंजाब। ठीक है, तो यूरेनियम राजस्थान का, देखिए राजस्थान और पंजाब लगभग सटा हुआ है, तो अब नॉर्दर्न राजस्थान और पंजाब को हम मान सकते हैं। तो राजस्थान का नाइट्रेट और यूरेनियम दोनों है। ठीक है, बाकी सब भी जगह है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नाइट्रेट नहीं होगा, यहाँ पे आप फ्लोराइड नहीं पाओगे राजस्थान पंजाब में। लेकिन ये मेनली बात कर रहा है, बड़े स्तर की बात कर रहा है। की फैक्टर्स क्या है? जो कि ग्राउंड वाटर क्वालिटी जो है पानी की डिक्लाइन कर रहा है, क्वालिटी कम हो रहा है। किस लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है पानी में डाल दिया जा रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट आप जानते हैं ना, नदियों में भेज दिया जा रहा है। कि अब कानपुर में जाइए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मिलेंगी और सब चमड़ा उद्योग है, ना जाने क्या क्या आप गंगा में फेंक दे रहे हो। आखिर वही सब गंगा पानी है जो भी, और लगभग वही सब तो ग्राउंड वाटर का निर्माण करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब कि इतना फर्टिलाइजर के, आप पता है ये जो फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज करने की वजह से आप पढ़ते होंगे इन्वायरमेंट में यूट्रोफिकेशन होता है। ठीक है, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन आप गूगल करिए, देखिए क्या, तब आपको याद होगा। तो एक्सेस फर्टिलाइजर के यूज करने की वजह से यूट्रोफिकेशन भी होता है और पानी का भी डिक्लाइन होता है क्वालिटी। अर्बनाइजेशन, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, जानते ही ज़्यादा अर्बनाइज हो जा रहा है, स्लम एरिया बन जा रहे हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर यूज हो रहा है, सही से डिस्पोजल, लाइटिंग कहीं देख रहे हैं, ट्रेन के पटरी ब्लॉक करने लग रहे हैं, नदी किनारे कहीं भी कुछ भी, ये सब प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज आपको पता है, ये तो हर लगभग हर चीज में प्रॉब्लम पैदा करता है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हर चीज प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। जैसे प्रेसिपिटेशन, जो पानी बरस रही है वो भी सही तरीके से, सही समय पे, सही रेंज में नहीं बरस रही है, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होता है इससे, पानी का सही से नहीं बरसेगा तो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन नहीं होगा, पानी का स्तर कम होगा। ठीक है, जितना जितना कम पानी उतना ज्यादा वो कंटेमिनेंट पानी होगा। जितना ज्यादा पानी तो उस रेशियो में तो उसका जो गंदगी वो कम हो जाएगी ना, कंटेमिनेंट कम हो जाएंगे। अगर ज्यादा पानी भरा रहेगा तो कम नुकसान करेगा। भारत सरकार का देखिए जो ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन के जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो क्या क्या है, आप एक बार देख सकते हैं। अटल भूजल योजना, ये क्या करता है? ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट की बात कर रहा है। ये कहता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। कौन? अटल भूजल योजना। जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान किस लिए है? वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, समझ गए? पानी बरस रहा है, कुछ ऐसा बनाइए कि वो पानी जो बरसता फालतू बह जाता है तो उसको कहीं ना हार्वेस्ट करिए उसको, उसके मैनेजमेंट के लिए है जल शक्ति अभियान। भू नीर पोर्टल, ठीक है, इम्प्रूव ग्राउंड वाटर रेगुलेशन। भू नीर पोर्टल पे आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप इस पर जाइए, इस पे तो आपको ये पता चलेगा कैसे वो ग्राउंड वाटर को हार्वेस्ट करने के नए नए स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, और कोई भी डेटा आपको चाहिए तो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। एक है नेशनल एक्वाफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, अब ये NQUIM, देखिए नाम से ही आपको इतना समझ में आ जा रहा होगा, इसलिए है फॉर सस्टेनेबल एक्वाफायर मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, अब एक्वाफायर क्या है आप बता दो। आप देखते होंगे जो कहीं के जियो थर्मल एनर्जी का यूज होता है, गर्म पानी का, जहाँ धरती
बहुत चपटी होती है। यहाँ का अंदर जो मैग्मा का गर्म के होने की वजह से ये ऊपर की सतह गर्म हो जाता है। यहाँ अगर पानी रहता है तो भाप बन के एक्वाफायर का काम करता है। ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे नॉर्मल पानी अपने आप बहता रहता है, जमीन पे बहता रहता है, उसी को एक्वाफायर कहते हैं। हॉट स्प्रिंग भी कहा जाता है, अलग अलग जगह हॉट स्प्रिंग भी इसी को कहते हैं। क्वाड देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि 20 साल हो गए इसके कोऑपरेशन के। ये क्या है? ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है जो कि फ्री, ओपन एंड इंडो पैसिफिक की बात करता है। ये आसियान सेंट्रलिटी के कॉन्सेप्ट पे बेस है। आसियान सेंट्रलिटी क्या है? ये मतलब सपोर्ट करता है कि जो भी इंडो पैसिफिक में जो भी चेंजेस आएंगे, एक पॉजिटिव चेंजेस, जो भी रूल बेस्ड ऑर्डर बनेगा, वहां पे जो आसियान देश हैं उनका की रोल होगा। ठीक है। तो ये आसियान जो है शेपिंग रीजनल आर्किटेक्चर में इनका जो मेन रोल होगा। ठीक है, इनका सेंट्रल रोल होगा। ये बात करता मतलब उन जो 10 देश हैं, जो सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब जो देश हैं, इन सब का मेन फीचर होगा। आप इनको नेग्लेक्ट करके काम नहीं कर सकते हो। मेनली ये है। क्वाड कौन से 4 देश हैं आपको पता है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस। तो है तो ये 4 देश, इसका मतलब थोड़ी ना कि हम उन 10 देश को किनारे कर दोगे। तो आसियान सेंट्रलिटी एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए है। और ये बता दिया आपको, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक पार्टनरशिप है 4 देशों के बीच में। इसकी ओरिजिन ट्रेस होती है दिसंबर 2004 में, जब इंडियन ओशन सुनामी आई थी, भारत में आया था। वही ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सभी देशों ने मिलकर अमेरिका ने भारत का सहयोग किया था। तो ये हुआ कि ना, ये इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत से भूकंप आते हैं, बहुत से नेचुरल डिजास्टर पैदा होता है ना। तो इन चारों देश को एक साथ आ जाना चाहिए, इन चारों देशों को एक साथ आ जाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे आज के समय में क्वाड एक सिक्योरिटी ग्रुप का भी एक रूप ले रहा है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। फर्स्ट इन्फॉर्मल मीटिंग इसकी 2007 में होती है, कहाँ पे? फिलीपींस में। बाद में मामला ठंडा पड़ जाता है। 10 साल बाद फिर 2017 में पहला ऑफिशियल टॉक होता है, कहाँ? फिलीपींस में। और बाकी क्या कहते हैं, आप भी जान ही गए होंगे, ट्रम्प उस समय राष्ट्रपति थे। और अब भारत भी क्वाड ग्रुपिंग में सक्रिय, मतलब अपना भूमिका अदा कर रहा है। ठीक है। भारत के लिए क्यों जरूरी है क्वाड? सिग्निफिकेंस क्या है क्वाड का? पार्टनरशिप विद लाइक माइंडेड कंट्रीज, आपको पता है, जो डेमोक्रेटिक हो, जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में भरोसा रखती हो, जो फ्री नेविगेशन में भरोसा रखती हो। फ्री नेविगेशन का मतलब होता है कि चाइना नहीं कह देता है कि ये इतना समुद्र का इलाका मेरा, यहाँ कोई नहीं आ सकता। ऐसे कह नहीं आ सकता है। पहली बात, इनका इलाका नहीं है। दूसरी बात, कह देंगे यहाँ आ नहीं सकता। तो ये फ्री नेविगेशन नहीं हुआ ना, वो कंट्रोल नेविगेशन हुआ। अब चाइना से परमिशन लेना पड़ेगा आपको। तो इस यही चीज नहीं, भारत का लाइक माइंडेड कंट्री समझ गए आप। स्ट्रेंथिंग इंडिया स्टेचर, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भारत का स्टेचर जो है, भारत का जो छवि है, वो मजबूत होता है इससे, क्वाड की वजह से। आप सोच लीजिए, जिस ग्रुप में यूएसए हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, और उसके साथ साथ एक तीसरा देश कौन सा है? इंडिया। ठीक है, चौथा देश इंडिया। आप समझ लीजिए इंडिया का कितना मजबूत, पावरफुल क्वाड ग्रुप है ये। अब चाइना इसको डायरेक्ट टारगेट करता है। चाइना इसको आसियान नेटो कहता है। एशियन नेटो, सॉरी, आसियान नहीं, एशियन नेटो कहता है इसको। देखिए, भारत कहता है ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक एडवांटेज मिलेगा। ठीक है। प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, अब कोई भी देश होगा, जो अमेरिका वाले सोचेंगे कि ना क्वाड देश में ही जाएं, क्योंकि सब एक एक जैसे देश है। तो टेस्ला उठी, भारत में इन्वेस्टमेंट कर दिया, या फिर जापान में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो इससे भारत को भी इससे फायदा होता है। ठीक है। तो इकोनॉमिक एडवांटेज मिलता है। स्ट्रेटेजिकली काउंटर चाइनाज राइस, अब देखिए, आप समझ लीजिए, चाइना के किनारे किनारे कौन कौन से देश हैं? इधर जापान, इधर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ जो है, यहाँ इधर इंडिया है। और यूएस खैर यहाँ है नहीं, लेकिन तभी यूएस का प्रेजेंस है, ब्लू नेवी है, क्योंकि उसकी बहुत ताकतवर नेवी है, प्रेजेंस है। तो चाइना को काउंटर करता है कि नहीं करता है? जब चाइना इधर से, चाइना अपने पूर्वी तरफ सतह से, अगर पूर्वी तरफ से अगर दबाव महसूस करेगा, तो पश्चिम में जो उसके, चाइना के पश्चिम में जो भारत है, ये फ्री थोड़ा होगा कि नहीं? मतलब हमको थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा कि नहीं, कि हाँ, चाइना तो अभी अपने ईस्टर्न, क्या कहते हैं, फेस पे अपना प्रॉब्लम झेल रहा है। समझ गए? तो ये हमसे, ये चाइना से भी हमको एक स्ट्रेटेजिक बेटर पोजीशन प्रोवाइड करता है। आप ये देख सकते हैं, की प्लस क्या है इसके? सिक्योरिटी है। ठीक है। सिक्योरिंग रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है। इस्टेब्लिशिंग लिबरल ट्रेडिंग सिस्टम है, बिल्कुल भाई। अल्टरनेटिव डेट डेट फाइनेंसिंग, एक अलग तरीके से भी, जिसे आप, एक अल्टरनेट डेट फाइनेंसिंग है कि कुछ छोटे छोटे देश, माने यहाँ पे लोग उधार ले रखे हैं, किसी चाइना से ले रखे हैं डेट ट्रैप में, जैसे श्रीलंका फंस गया।
वैसे बहुत से देश हैं जो फंस सकते हैं, तो उनको हम एक डेट फाइनेंस करेंगे उनका, ताकि वो इंडो पैसिफिक रीजन फ्री रहे किसी भी तरीके से। एड्रेसिंग कंटेम्प्रेरी ग्लोबल इशूज, आप समझ, ग्लोबल इशूज बहुत से, काउंटर टेररिज्म भी है, रेडिकलाइजेशन है, क्लाइमेट चेंज है। मेनली यहाँ पे क्लाइमेट चेंज देखिए, क्योंकि साउथ एशियन देशों में ये लोग टेररिज्म, ये रेडिकलाइजेशन, इन सब में ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि यहाँ है नहीं, इससे कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो अमेरिका भी नहीं मानता था कि कोई आतंकवाद होता। तो उसामा अगर प्लेन ना मारा होता 2001 में, तो उनको भी लगता कि भाई आतंकवाद कुछ होता ही नहीं है। तो ये सब इनका अपना अपना इशूज है। Cabinet approves extension of one-time special package for diammonium phosphate DAP beyond NBS सब्सिडी। देखिए, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो दिया जाता है, इसमें कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि जो डैप, जो डाइअमोनियम फॉस्फेट, एक जो यूरिया है, इसको दिया देगा, अब भारत सरकार देगा। एक्सटेंशन कर दिया, पहले 31 दिसंबर तक था, अब वो बढ़ के कब तक हो गया है, जनवरी 2025 से भी इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो कब तक, जब तक दोबारा इसको रोके ना फर्दर ऑर्डर के लिए। डैप क्या है? मोस्ट वाइडली यूज फास्फोरस फर्टिलाइजर है। ये फास्फोरस फर्टिलाइजर है। फास्फोरस जो है रूट के डेवलपमेंट में, फ्लावरिंग में और सीड के प्रोडक्शन में काफी यूजफुल होता है। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है? ये रिएक्टिंग फॉस्फोरिक एसिड विद अमोनिया अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, समझ गए ना? फास्फोरिक एसिड को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया जाता है, एक आइडियल कंडीशन में, कंट्रोल्ड कंडीशन में कराया जाता है। अच्छा, कंसर्न क्या है रिलेटेड टू फर्टिलाइजर सब्सिडी से रिलेटेड? कंसर्न क्या है? फिजिकल बर्डन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है भाई, अब ज़्यादा फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दोगे तो भारत सरकार पे दबाव आएगा। इम्बैलेंस फर्टिलाइजर यूजेस, अब ज़्यादा सस्ता प्रोवाइड कर दोगे तो लोग झोंक देते हैं पूरा फर्टिलाइजर खेत में। ठीक है, इन्वायरमेंटल, अब आइए देखिए जो फिजिकल भारत सरकार में बर्डन देखिए कितना। तो ये सिर्फ आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप थोड़ा अगर वो करेंगे, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देंगे, 2023-24 के बजट के हिसाब से भारत सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए सिर्फ सब्सिडी पे ही खर्च कर दिए। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं, कंसर्न होते हैं, आपको पता है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, अभी आपने पढ़ा कि ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर इरिगेशन में यूज होता है। ठीक है, क्वालिटी कम होती है, ये आपने देख ही लिया। इट्स प्रोवाइड्स फर्टिलाइजर, अच्छा फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या है? फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर्स को देता है। ये मेनली क्या है, ये डीबीटी के जरिए 100% सब्सिडी जाता है फर्टिलाइजर कंपनियों को, बेस्ड ऑन सेल, एक्चुअल सेल्स बाई आधार ऑथेंटिकेशन, आधार के ऑथेंटिकेशन के बेस पे, जो मतलब जो अब मान लीजिए कंपनियां हैं, किसान को सब्सिडी वो दे रही है, फर्टिलाइजर दे रही है, तो उनका आधार कार्ड का भी यूज लेती है, आधार कार्ड लो तब तुम्हें देंगे। तो इसके हिसाब से अब होता क्या है, इसको एक ऐसे देते हैं सब्सिडी, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये लोग? मान लीजिए जो इन्होंने उगाया, 5 रुपए तक इनके उगाने में लगा, और जो मार्केट रेट कितना, 12 रुपए में बेचा जा रहा है, तो ये इसका डिफरेंस कितना हुआ? 7 रुपए। ठीक है, 7 रुपए हुआ ना, यही सब्सिडी इनको देगी सरकार। लेकिन इन कंपनियों को, किसानों को कितने में देना पड़ेगा? 12 रुपए में नहीं देना है, 5 रुपए में देना पड़ेगा इनको। तो ये सब्सिडी होती है। अब समझिए कैसे कैलकुलेशन होता है, इसी तरीके से होता है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी लाया गया था फॉस्फेटिक एंड पोटेसिक PNK फर्टिलाइजर के लिए लाया गया था। प्रोवाइड्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सिडी ऑन एनुअल सेमी एनुअल बेसिस बेस्ड ऑन न्यूट्रिएंट कंटेंट। कितना न्यूट्रिएंट कंटेंट मिला है समझिए, उसके हिसाब से था ये। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी यही है, क्या है NBS पॉलिसी, क्या है कि न्यूट्रिएंट के हिसाब से देंगे, न्यूट्रिएंट कंटेंट के हिसाब से देंगे, बस वही है। अब जैसे रिसेंट मेजर्स जो लिए गए हैं इसके लिए, टू कंट्रोल ओवर यूज फर्टिलाइजर इन इंडिया, जैसे कि नीम कोटेड यूरिया। आपको पता है यूरिया का यूज किसानों के देने के बजाय लोग बाहर कहीं और यूज करने लगते थे, किसी इंडस्ट्रियल वर्क काम के लिए दे देते थे, जिनकी सब्सिडी भी लेते थे। तो इन्होंने क्या किया, उसको नीम कोटेड कर दिया। अब नीम कोटेड से क्या होगा, नीम कोटिंग होने की वजह से अभी ये इंडस्ट्री में यूज नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप किसान यूज करेंगे तो नीम की वजह से इनको काफी फायदा भी होता है। अब खेत में एक अच्छा खाद का काम करता है नीम। तो ये 100% नीम कोटिंग यूरिया होने लगा। नैनो यूरिया इफ्को, इफ्को द्वारा नैनो यूरिया बनाया जाने लगा। जहाँ बड़े 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 बोरे लगते थे, आप छोटा, अब एक ढक्कन आप यूरिया का यूज करेंगे, लिक्विड यूरिया होता है, इसका यूज करने के बजाय आप जो आप बड़े बड़े बोरा ले जाके खेतों में, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्सेसिव यूज, इंपोर्ट, आप इतना ज्यादा पैसा, इसकी जगह आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करेंगे, आप कम यूज करेंगे। पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम
ये क्या करता है, रिड्यूसिंग फॉर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। पीएम प्रणाम स्कीम, प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम ये कहता है कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करिए और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करिए, लेकिन काफी कम करिए, इसको कम करिए, इसको धीरे धीरे कम करिए और इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। कहीं कहीं लोग ये समझते हैं कि पीएम प्रणाम कहता है कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं करिए ना, ऐसा नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर का आप यूज करिए, कोई एकदम एकदम आके एकदम नहीं बंद कर दीजिए कि नहीं अब बिल्कुल नहीं यूज करना, उसका यूज करिए लेकिन कम करिए। इंकरेजिंग अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स, भाई अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स जो है उनको भी इंकरेज कर रहा है। ये देखते हैं, कैबिनेट अप्रूव्स मॉडिफिकेशन इन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आपको पता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये दो स्कीम, ये दोनों मिला के एक ही स्कीम है लगभग। ठीक है, इसका इन्होंने कुछ की मॉडिफिकेशन किया गया इस स्कीम में। क्या, इसको कंटिन्यू कर दिया गया टिल 2025-26 तक। ठीक है, और तो इसका कंटिन्यूएशन स्कीम का कब से 2025-26 तक विद इन आउटले कोई पैसा दे दिया गया है। इस देखिए, ये तो मॉडिफिकेशन किया गया है इस स्कीम में। ये मेनली है क्या, आइए इसको जानते हैं, इस स्कीम को जानते हैं। मेनली क्या है, ये अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस देता है। कितना भी, कितना प्रीमियम के हिसाब से कितना भी, अभी आपको नीचे अभी बताते हैं, लेटर अभी कुछ देर बाद बताते हैं। कि जान लीजिए कंप्रहेंसिव रिस्क कवर देता है। किसके अगेंस्ट, नॉन प्रिवेंटेबल, याद रखिएगा, प्रिवेंटेबल नहीं, नॉन प्रिवेंटेबल मतलब जिसको आप, जो आपके हाथ में नहीं है, उस जो आप नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, क्या, नेचुरल रिस्क, जो आप जैसे लोकस्ट अटैक, आप उसको रोक सकते हैं। लोकस्ट जो कीड़े मकोड़े जो आग खा जाते हैं, अटैक आता है, उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, हाँ अब इसको तो रोक ही सकते हैं ना, गैया चरने वाला, आग गैया चर गई खेत में, मत कहिएगा कि नहीं देखिए साहब ये गैया चर गई लाइए इसके, ये नहीं हो सकता। कब से कब तक, प्री सोइंग मतलब खेती में बोने से पहले और फसल काटने के बाद तक के स्टेज की बात कर रहे हैं। नॉन प्रिवेंटेबल फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट। अब इसमें जो किया, RWBCI, जो अब रीजनल जो वेदर, ये आपने देखा था, ये क्या लिखा हुआ, रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो कवर करता है इंश्योर्ड फार्मर अगेंस्ट लॉस फ्रॉम एडवर्स वेदर कंडीशन। ठीक है, देखिए वो जो बाकी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये क्या कर रहा है, ये नॉर्मली आपको सब्सिडी दे रहा है, आप जो ला रहे हो कैसे भी दे रहा है। मान लीजिए एकदम बहुत ही मामला खराब हो गया, एडवर्स वेदर कंडीशन एकदम हो गया, तो उसके लिए ये वाली स्कीम लाई गई थी, जो कि रेनफॉल, टेम्परेचर और विंड एंड ह्यूमिडिटी इन सबको लिए मेनली देता है। ये अंतर समझ गए ना दोनों में, ये नॉर्मली दे रहा है, मतलब कि जो फसल बीमा योजना, जो नॉर्मल प्रॉब्लम, जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही हो यहाँ पे, जो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो ये दे रहा है। तो दोनों लगभग एक ही है, ये डिफरेंस इनके से मेथोडोलॉजी में है बस। दोनों एक ही स्कीम है, लेकिन ये जो इसको जो पैसा कैलकुलेट कैसे करेंगे, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस उसके मेथड में अलग अलग है। कवरेज सभी, लगभग सब किसान है, अब इसे हटा दीजिए, जो शेयर क्रॉपर्स, टीनेंट्स सब लिखने दीजिए, लगभग सभी प्रकार के फार्मर्स इसमें आते हैं। ये सब प्रकार के लगभग क्रॉप कवर्ड है, चाहे फूड क्रॉप्स हैं, सीरियल है, मिलेट है, पल्सेस दाल है, सब कुछ लगभग इसमें आता है। ठीक है, हर चीज कवर है। अब प्रीमियम देख लीजिए, खरीफ क्रॉप्स के लिए प्रीमियम कितना पे करेगा किसान, 2%। रबी क्रॉप्स के लिए कितना देगा, 1.5%, और कमर्शियल के लिए 5%। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये मान लीजिए आप जो इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम कितना है, 7% है, तो इसका 2% खरीफ क्रॉप मतलब 2% किसान देगा, बाकी 5% कौन देगा, सरकार देगी। समझ गए। एक्सक्लूजन देखिए, अब एक्सक्लूड क्या किया गया, क्या कवर नहीं करेगा, लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ वॉर, अगर युद्ध चल रहा है। ठीक है, युद्ध चल रहा है, या फिर न्यूक्लियर रिस्क है, और वही तो दोनों में एक ही में आ गया ये, या फिर प्रिवेंटेबल रिस्क, आपको बता दिया ना। नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क के लिए यही सिर्फ योजना है, अगर प्रिवेंटेबल है तो नो, वॉर एंड न्यूक्लियर रिस्क। समझ गए, ये दो इंपॉर्टेंट, आप इसलिए ये कोई बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि एफर्ट्स क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन क्या है इसके लिए। तो कुछ नेचुरल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल लाया गया है ताकि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके। एक यस टेक लाया गया है, इसलिए यस टेक क्या करेगा, यस टेक ये करेगा कि डायरेक्ट एस्टिमेशन करेगा, ईल्ड ईल्ड वहाँ की जो उपज है उसकी ईल्ड की डायरेक्ट एस्टिमेशन करेगा, कहाँ पे, ग्राम पंचायत लेवल पे। वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, विंड्स,
फॉर जनरेशन ऑफ लॉन्ग टर्म हाइपर लोकल वेदर डेटा फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। देखिए वेदर डेटा प्रोवाइड करेगा विंड्स, ये 2024-25 से ही राज्य सरकार को ये असिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। आइए दूसरा देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज किया क्या, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, जिसको हम यूडाइज कर कहेंगे, ठीक है, यूडाइज प्लस बोलेंगे हम। कुछ और भी प्रोनाउंस लोग अलग अलग तरीके से करेंगे, लेकिन हम इसको ऐसे बोलेंगे यूडाइज प्लस। 2023-24 की रिपोर्ट है ऑन स्कूल एजुकेशन। आइए अब इसको जल्दी जल्दी देखते हैं क्या है। एक नेशनल लेवल पे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स वाइज डेटा कलेक्ट किया गया है। कहाँ, भारत के सभी रिकग्नाइज स्कूल से, ठीक है। कब से, 2022-23 से किया गया है। मतलब स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया गया पूरे भारत से। अब की फाइंड्स क्या हैं, 2023-24 के क्या की फाइंडिंग, मतलब क्या इनको मिला है, ये बता रहे हैं। लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट का ड्रॉप देखा गया है, पढ़ाई छोड़ दिए हैं, ठीक है। ओवरऑल डीप इन स्कूल एनरोलमेंट कितना है, 24.8 करोड़ 2023-24 से। पहले कितना था, 2022-23 में कितना था, 25.18 करोड़, ठीक है। तो लगभग 1.55 करोड़ का ड्रॉप देखा गया, लगभग 6% का। कब से कब तक, 2018-19 से 2020-21 तक, ठीक है। ड्रॉप आउट, जीरो ड्रॉप आउट देखा गया फाउंडेशनल लेवल पे। कहाँ पे, प्री प्राइमरी टू क्लास 2, ठीक है। जो आप प्राइमरी क्लास देखते हैं क्लास 2 तक, उसको कहा जाता है फाउंडेशनल लेवल। और उसमें जीरो ड्रॉप आउट देखा गया, क्यों, क्योंकि जानते हैं कि बहुत लोग आंगनवाड़ी में पढ़ते हैं, स्टैंड अलोन प्राइवेट प्री प्राइमरी स्कूल है डायरेक्टली, जो कि क्लास आस पास होता है, तो बच्चे हर जगह भेज देते हैं जाओ पढ़ो। मैक्सिमम ड्रॉप आउट देखा गया क्लास 9 to 12 सेकेंडरी लेवल पे। बिहार, यूपी एंड महाराष्ट्र सॉ अमंग हाईएस्ट ड्रॉप इन एनरोलमेंट। कहाँ पे, बिहार, यूपी एंड महाराष्ट्र। बाकी कोई डेटा इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अंडर यूटिलाइज, मतलब स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का सही से उपयोग नहीं किया गया, कहाँ पे, असम में, उड़ीसा में और कर्नाटका में। क्यों, क्योंकि लो स्टूडेंट टू स्कूल रेशियो, वहाँ पे स्टूडेंट कम है, स्कूल ज़्यादा है। अब सब यही समझ लीजिए, मतलब कि जितना स्कूल जरूरी नहीं, स्कूल बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट मत काउंट करिएगा। कुल मिला के जितना एक स्कूल में जितने स्टूडेंट होने चाहिए उतने नहीं है, उससे बहुत कम है। तो अंडर यूटिलाइज्ड है, ठीक है। कहाँ पे, असम में, उड़ीसा में और कर्नाटका में। ऑनलाइन, अब ये क्या यूडाइस प्लस क्या है, एक ऑनलाइन डेटा कलेक्शन फ्रॉम स्कूल से डेवलप किया गया था स्कूल डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी द्वारा। कब, 2018-19 में, कि ऑनलाइन हम डेटा कलेक्ट करेंगे, किस, मतलब कैसा, किस चीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, टीचर्स का डेटा रहेगा, एनरोलमेंट का डेटा रहेगा, एग्जामिनेशन रिजल्ट, इन सब का डेटा रहेगा। तो यूडाइस प्लस आपने देख लिया। अब जो न्यूज़ में देखते हैं, टोबैको बोर्ड। टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में कब बना था, 1976 में, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि जो कमाई है, अर्निंग ऑफ फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया यानी एफसीवी टोबैको फार्मर्स हैव मोर देन डबल्ड बिटवीन 2019-20 और 2023-24। देखिए, अगर 2019-20 में लोग 10 रुपया कमाते थे, तो आज 20 रुपया कमा रहे हैं या उससे ज्यादा कमा रहे हैं। कौन, एफसीवी टोबैको फार्मर्स जो है। एफसीवी टोबैको क्या है, हाई क्वालिटी एरोमेटिक टोबैको वैरायटी है, जो कि सिगरेट, जो आप सिगरेट पीते हैं ना, उसके प्रोडक्शन में यूज होता है। करेंटली आज के समय में भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है टोबैको में, तंबाकू का। आफ्टर चाइना, चाइना नंबर 1 पे है, लेकिन एफसीवी में चाइना नंबर 4 पे है। क्या, एफसीवी टोबैको के प्रोडक्शन में, ठीक है। आपने टोबैको बोर्ड जान लिया, 1 जनवरी 1976 को बना था। टोबैको बोर्ड एक्ट कब आया था, 1975 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। और किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। टाइटेनियम देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू कमीशन वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग वार फर्नेस फॉर प्रोड्यूसिंग एरो स्पेस ग्रेड टाइटेनियम एलॉय, ठीक है। तो वैक्यूम आर्क रीमेल्टिंग किससे संबंधित है, एक प्रकार का टाइटेनियम ऐसा बनाया गया जो कि एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम एलॉय है। तो इसके इस्तेमाल आप सेटेलाइट में, एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कैसे बना गया, वॉर इज यूज टू प्योरीफाई न्यूमरस एलॉयज, जैसे स्टेनलेस स्टील है, निकल बेस्ड जो भी है, टाइटेनियम बेस्ड एलॉय जो भी है, कब, कहाँ, कैसे इसको प्योरीफाई करते हैं,
वैक्यूम कंडीशन में टू एंश्योर सुपीरियर मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर। टाइटेनियम का अपीयरेंस कैसा होता है? ये हार्ड दिखता है, शाइनी, चमकता है, स्ट्रांग, बहुत मजबूत मेटल है। इल्मेनाइट, इल्मेनाइट और रूटाइल इसके दो चीफ मिनरल्स हैं। कौन सा? इल्मेनाइट और रूटाइल। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? लाइट वेट है, काफी हल्का है, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, कोरोशन रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब इसमें जंग नहीं लगेगा। एयरक्राफ्ट और अलग अलग जगह पे इसका यूज हो सकता है, मेडिकल इम्प्लांट्स में भी यूज होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है। आपको पता है एनपीए, इसमें पहले इसमें जान लेते हैं इसमें कह क्या रहा है। कह रहा है ग्रॉस एनपीए रेशियो जो इंडियाज बैंक का इस समय कितना 2.6%, जो कि 12 साल का सबसे लो है। एनपीए क्या है? मान लीजिए जैसे विजय माल्या को लोन दिया गया, विजय माल्या ने उसको लोन चुकाने से रह गए, वो लोन नहीं चुका रहे, तो उनका जो अकाउंट है वो एनपीए बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अच्छा, एनपीए बनता कैसे? मान लीजिए आप हर महीने आपको 10-10 रुपए बैंक को चुकाना है किस्त के रूप में। मान लीजिए जनवरी में चुकाया, फिर आपने लगातार 3 महीने नहीं चुकाया, 3 महीने तक लगातार डी हो गया, मोटा मोटा 90 दिन का जाता है। 90 दिन तक आप नहीं चुकाया तो वो जो अकाउंट है वो एनपीए बन जाता है। समझ गए? ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज। ग्रॉस नेशनल एनपीए आर द सम ऑफ द आल लोन्स एसेट डेट आर क्लासिफाइड एज एनपीए। लगभग समझ गए? तो मान लीजिए वो तो वही है ग्रॉस एनपीए, इसमें क्या अलग से बताना आपको। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एनएमसीजी जो है क्या करेगा? अब चंदौली में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसको सही करेगा फॉर रिजुनेशन एंड क्लीननेस ऑफ गंगा रिवर। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एनएमसीजी जो है उसको चलाएगा, चंदौली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को। आपको बता दूं नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा क्या है? ये एक इम्प्लीमेंटेशन आर्म है, मतलब कि ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी एक बॉडी है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जब इस बॉडी को कुछ करना होता है तो इसकी कौन करता है? एनएमसीजी करता है। समझ गए? ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में। कब बना था? 2011 में। और मैं आपको बता दूं ये जो एनजीआरबी है, जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना था। और ये किसको रिप्लेस करके बनाया गया था? नेशनल गंगा काउंसिल को। कब? 2016 में। समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा पीछे जाइए, स्किप कीजिए, दो 20 से 30 लगभग 1 मिनट पीछे जाइए, आप फिर से सुनिए इसको। एम्स, एज का एम क्या? आप समझ गए? वाटर को, मेनली गंगा को साफ करना मेन इसका काम है, बाकी सब अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। नोरो वायरस क्या है? यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने बताया है, रिपोर्ट किया है कि नोरो वायरस केसेस काफी बड़े मात्रा में पाए जा रहे हैं, सर्ज है काफी है। क्या है ये हाईली कंटेगियस वायरस है, कॉन्टेगियस वायरस है। गैस्ट्रो एंट्रेटाइटिस एंड कॉमनली नोन एज स्टोमक फ्लू। आपका पेट खराब हो जा रहा है तो नोरो वायरस किसको अफेक्ट कर रहा है? आपके पेट को। किसको? स्टोमक मेन है। आप जान लीजिए, नौसिया हो रहा है, वोमिटिंग, उल्टी हो रही है, डायरिया पकड़ दे रहा है। और जो ये वायरस है एकदम काफी एक्सट्रीम कंडीशन को सर्वाइव कर जा रहा है। वो फ्रीजिंग कंडीशन से लेके मोर देन 60% तक के कंडीशन को भी सर्वाइव कर जा रहा है। इसका ट्रांसमिटेड कैसे हो रहा है? मेनली जो आप कंटेमिनेट फूड या गंदा पानी पी रहे हो, अच्छा गंदा खाना खा रहे हो, उसकी वजह से हो रहा है। इसका कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन अभी तक नहीं है। आइए एनआईए के बारे में जानते हैं। एनआईए के बारे में इसमें दे रखा है कि एनआईए ने 100% कन्विक्शन रेट अचीव किया है 2024 में। बहुत बड़ी बात है। एनआईए एक सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, जो कि एनआईए एक 2008 में बना था। 26/11 जो मुंबई का हमला हुआ था उसके बाद सरकार ने कहा भाई इसको बनाते हैं। एनआईए का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। इसके दो जोनल ऑफिसर्स है कहाँ पे? गुवाहाटी और जम्मू में, ठीक है। बनाना कल्टीवेशन में देखिए बता रहा है, एपेडा ये कह रहा है जो कि इंडिया ने 10 गुना बनाना के एक्सपोर्ट को हासिल कर लिया है। कब? लास्ट डिकेड जो 2001 से 2010 बीता है, ठीक है। या फिर इसमें समय तो नहीं दे रखा है, लेकिन आप मान के चलिए जो लास्ट डिकेड है उससे, उसके अपेक्षा में 10 गुना का बनाना एक्सपोर्ट हो रहा है। और हमारा एम है क्या है कि $1 बिलियन तक का एक्सपोर्ट करेंगे नेक्स्ट अगले 5 साल। मेनली क्या है बनाना का एक्सपोर्ट टारगेट? यही है। क्लाइमेट देखिए, बनाना कल्टीवेशन के लिए टेम्परेचर 15 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी अराउंड 75 से 85%, ठीक है।
और स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए आपकी मिट्टी, स्लाइटली एसिडिक यानी 6.5 से 7.5 पीएच, पीएच तक होना चाहिए। इसकी वैरायटीज ड्वार्फ, कोवेंडिस, रोबस्टा, रोबस्टा कॉफी भी होती है, रोबस्टा बनाना भी होता है, याद रखिएगा। मोन्थन, पुवन, नींद्रन, ये सब क्या है, बनाना की वैरायटीज है। मेजर प्रोड्यूसर कौन है बनाना का, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र एंड गुजरात है, ठीक है। न्यूट्रिनो के बारे में देखते हैं। साइंटिस्ट ने 2 अंडर वाटर टेलीस्कोप इंस्टॉल किया है, अंडर क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप KM3 नेट टू डिटेक्ट हाई एनर्जी न्यूट्रिनोस। न्यूट्रिनोस को घोष पार्टिकल भी कहा जाता है। न्यूट्रिनोस जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन ये इनमें कोई चार्जेस नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, आपको पता है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये कहाँ अंडर वाटर कहाँ पे लगाया गया है, ये मेडिटेरेनियन सी पे लगाया गया है, ठीक है। ये किसकी तरीके से है, जो आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बना कहाँ पे, अंटार्कटिका में, उसी की तरीके से यहाँ पे भी टेलीस्कोप है। वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो क्या है, वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ये क्या है, फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मतलब कि ये इनसे दुनिया, मतलब कैसे यूनिवर्स बना है, आप इन न्यूट्रिनो को स्टडी करेंगे तो आपको यूनिवर्स के क्रिएशन के बारे में पता चल सकता है। तो आइए सबसे आखिरी पॉइंट देखते हैं इसमें, प्लेसेस इन न्यूज, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के बारे में। ये पोर्ट, इसकी राजधानी क्या, पोर्ट ऑफ स्पेन। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगा दी गई वायलेंस की वजह से। लोकेशन कहाँ पे है, आप देख लीजिए लोकेशन, यही है, यही है, ये साउथ अमेरिका है, ये पनामा है, वेनेजुएला है, इसी के ईस्ट में है, ठीक है। और इसका अब मैं आपको बता दूं, इसमें माउंटेन फीचर्स देख, ये कैरिबियन कम्युनिटी का भी हिस्सा है, कैरिकॉम का भी हिस्सा है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। नॉर्दर्न रेंज इसका माउंटेन रेंज है, जो कि नॉर्दर्न रेंज क्या है, कंटिन्यूएशन है एंडीज माउंटेन का। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे माउंट एरिपो, माउंट ARIPO, माउंट एरिपो। और लेक यहाँ पे इसका नाम पिथ है, ठीक है। पिथ कहाँ पे, ट्रिनिडाड में है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्वायर किसका, एस्फाल्ट। एस्फाल्ट का आपसे पूछ सकते हैं वर्ल्ड, ऐसे बहुत ही ऐसा क्वेश्चन आगे शायद ही कोई कर पाए, लेकिन जान लीजिए वर्ल्ड लार्जेस्ट नेचुरल रिजर्वायर ऑफ एस्फाल्ट कहाँ पे, पिथ लेक कहाँ पे, ट्रिनिडाड में है। और कौन सी मेजर नदियां बहती हैं, और टॉयर बहती हैं, और कैरोनी, ये 2 नदियां बहती हैं, देख लीजिए ध्यान से। और ये लेक के बारे में जान लीजिए। अभी न्यूज में देखिए, यहाँ पे आपने पढ़ लिया, करंट अफेयर आपने देख लिया, अगर एग्जाम में आता तो आपको इसको बता देना चाहिए आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अंत तक इस पूरे करंट अफेयर को सुना। और इसमें हम क्या और कर सकते हैं, सजेशन अपने जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ मंगल में, और जय हिंद जय भारत।